हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 30। ये चैप्टर नंबर 30 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें आज हम करेंगे परिवार। परिवार कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हों, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। अगर उनके पास सोशोलॉजी है और वो उनका जो सिलेबस में परिवार है, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये बीए वाले बच्चों के लिए भी, जो 5th सेमेस्टर में है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनका भी है अर्बन फैमिली, अर्बन सोसाइटी ऑफ फैमिली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कई क्लास के बच्चों के लिए है और इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे परिवार के विषय में और विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला पॉइंट जो है परिवार में परिवर्तन लाने के कारक। देखिए, परिवार में परिवर्तन क्यों आया है? आखिर आज के समय में लोगों ने छोटे परिवार को महत्व क्यों देने लग गए हैं? माता पिता को दूर क्यों रखना चाहते हैं? तो ये क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारक होंगे? तो कहते हैं परंपरागत और आधुनिक परिवार में परिवर्तन लाने वाले सबसे कारक जो है मेन, वो है सबसे पहला औद्योगिकरण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है पश्चिमी संस्कृति, चौथा है आधुनिक शिक्षा और पांचवा है संवैधानिक कारक। परिवार में गृह कहल। कहते हैं परिवार में इतने कहल पैदा होते रहते हैं कि लोग एक अलग ही रहना पसंद करते हैं। परिवार के पर कार्य करने वाले विभिन्न समितियों का उद्भव। तो ये सारे कारक हैं जिसकी वजह से परिवार में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उपरोक्त कारकों के कारण परिवार की संरचना, बनावट और पारंपरिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। आधुनिक युग में परिवार के प्रकार में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। कहते हैं परिवर्तन लाने वाले तत्वों का विवेचन नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे कि नीचे दिखाया भी गया है। पहला पॉइंट तो यही दर्शाता है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण परिवार के आकार में कमी आई है। शहरी क्षेत्र में बड़े आकार के परिवार के लिए आवास की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इससे और आगे एक व्यक्ति की आय इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि वो बड़े परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आजकल के परिवार में बुनियादी रिश्ते पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ऐसे परिवार को एकक परिवार कहते हैं। यानी आज जो शहरों में देखा जाए तो एकाकी परिवार ही सबसे आगे आ चुका है, यानी संयुक्त परिवार बिल्कुल नष्ट सी हो गई है। दूसरी बात है, एकाकी परिवार में सदस्यों को पारंपरिक संबंध बदल गए हैं। एकाकी परिवार के सदस्य अधिक समानता के आधार पर संबंध रखते हैं। उन्हें आंख बंद करके वरिष्ठ व्यक्तियों को आदर्शों को सुनना नहीं पड़ता है। इसी वजह से जो है वो आगे अलग रहना पसंद करते हैं। यानी आज वो काफ़ी अपने आप के आधुनिकता में जा चुके हैं और वो बुजुर्ग लोगों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं एक परिवार में पति पत्नी और बच्चे अपनी पसंदगी और नापसंदगी पर खुलकर विवाद कर सकते हैं और इस परिवार में परिवार और व्यक्तियों के मसले सामूहिक रूप से तय किए जाते हैं। तो इस कारण से भी जो है इसका सबसे बड़ा यहाँ विघटन के कारण बन जाते हैं। कहते हैं देखा जाए तो कभी कभी वरिष्ठ और धनिष्ठ पीढ़ियों में संघर्ष इसलिए भी हो जाता है कि वो एक दूसरे के संदर्भ में समझ नहीं पाते हैं। यानी आज जो है व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझना नहीं चाहते हैं। जो पुराने व्यक्ति हैं वो पुराने विचारधारा को लेकर चलते हैं और जो नए व्यक्ति वो नए विचारधारा को लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से जो है ये विघटन होना एक स्वाभाविक बात बन गई है। कुछ माता पिता बच्चों पर पर्याप्त जो है ध्यान नहीं भी देते हैं। इसका कारण उनका
जो वास्तव जीवन है, वो बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त रहना चाहते हैं। तो इस बात से भी वो अलग हो जाते हैं, जिसमें बहुत ही विडंबना उत्पन्न कर देती है। लड़के और लड़कियां माता पिता द्वारा पसंद किए गए जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं। ये अपने जीवन साथी का चुनाव इस आधार पर करते हैं कि उसमें आकर्षण और वे एक दूसरे के जो है कैरियर और व्यवसाय में सामान्य हैं, और उनके आर्थिक लाभ भी एक जैसे ही हैं। जाति, वर्ग और परिवार के मूल्य को संगतता को अब लड़के लड़कियां संगत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एकल परिवार जो है विकसित होता जा रहा है। क्योंकि वो लोग आज जो है, आज के नव युवक जो है आकर्षण पे ही काफ़ी आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आकर्षण से जीवन नहीं जिया जा सकता है। कहते हैं हमें सोच विचार के रूल रेगुलेशन के साथ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एकल परिवार में जीवन नहीं जिया जा सकता। अगर संयुक्त परिवार रहता है तो व्यक्ति को सुरक्षा भी होता है, और कई मायने में जो वो एक दूसरे के सहायक भी सिद्ध होते हैं। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि परिवार के आज की स्थिति में नातेदारी के संबंध अधिक मजबूत नहीं होते हैं। अब परिवार के सदस्य जो स्वयं लंबी और स्व केंद्रित होते जा रहे हैं। अब उनके पास समय, शक्ति, धन नहीं है कि वह अपने रिश्तेदारों एवं नातेदारों को दे सके, इसलिए इनका जो है बहुत ही छोटा आकार धारण करता जा रहा है। कहते हैं अब परिवार अपने बच्चों के प्रति केंद्रित हो गए हैं। सभी परिवार के टूट जाने के कारण माता पिता अब अपने भाई और बहन को और अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कहते हैं मैरिज के बाद जो है भाई बहन अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई बहनों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने परिवार के साथ अलग ही रहना पसंद करते हैं। माता पिता का संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उनके द्वारा भविष्य की सभी योजनाएं बच्चों का ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं देखा जाए तो परिवार द्वारा किए गए पर कार्य वास्तविकता से हटकर होते हैं। दूसरी एजेंसियां समाज में आ गई है जो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा भी करती है। ये एजेंसियां यद्यपि निश्चित भूमिका को भी करती है और अपने पर कार्य में संपूर्ण भी नहीं होती है। आज जो नई संस्था परिवार के कार्यों को करने के लिए उभर कर आई है, उनमें है शिशु गृह, यानी जहाँ पर बच्चों को जो है रखा जाता है। यानी बुजुर्ग माता पिता की आवश्यकता यहाँ पर शिशु गृह ने खत्म कर दिया है। बच्चों के लिए दिन में देख रेख करने वाले केंद्र बनाए गए हैं, वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है बच्चों की जो भूमिका यहाँ पर ख़त्म कर दिया है वृद्ध आश्रमों ने। क्योंकि माता पिता को बच्चे जो होते हैं वृद्ध आश्रम भेज देते हैं और अपना जीवन जो है बहुत खुशहाली से जीने लग जाते हैं। ठीक है, नर्सिंग गृह भी बनाई गई है, छात्रावास भी बनाया गया है। अब छात्रावास में क्या होता है, बच्चे जो है शुरू से ही माता पिता से अलग रह के जो है छात्रावास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें उनको माता पिता की डांट और फटकार सम्मिलित नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मनमानी करने लग जाते हैं और अपना जीवन को अलग ही आधार बना लिए हैं। उसके बाद है रेस्टोरेंट, बैंक, क्लब आदि में। यानी आजकल के जो बच्चे हैं इन्हीं चीज़ों में जाना पसंद करते हैं, और यहाँ पर जो है गलत बातें सिखाई जाती है, गलत चीज़ें होती है जिसको वो अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिसकी वजह से अपराध भी बढ़ती है और कई तरह की दुर्घटना भी घटती चली जाती है। इस तरह की संस्थाओं में परिवार कई प्रकारों को पूरा करता है और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया है। इतना होने पर भी परिवार के सदस्य में एक दूसरे के प्रति जो संवेग है, सहायता होती है, वह इन नई संस्थाओं में नहीं पाई जाती है। तो बात तो यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि जो बातें माता पिता में पाई जाती है, जो परिवार में पाया जाता है, वो संस्थाएं कहाँ दे सकती है, संस्थाओं में वो चीज़ कहाँ हो सकती है। वहाँ पर तो आपको कुछ समय की संतुष्टि मिल सकती है, कुछ समय आपको इंजॉय मिल सकती है, लेकिन वास्तविकता जो है परिवार में रह के ही आप जीवन का सही आधार समझ सकते हो और सही जीवन भी व्यतीत कर सकते हो। कहते हैं अधिकांश समाजों में परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रह गई है। उत्पादन में कारखानों के आने के कारण अब घर में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के धंधे घर से बाहर लिए जाना पड़ता है। इस परिवार के सदस्यों में जो है मानसिक और भौतिक दूरी को बढ़ा दिया है। तो ये बात यहाँ पर साफ कहा गया है कि देखिए आज के समय में क्या किया है कि बहुत से संसाधन जो है अपने उत्पादन कारखानों में होने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी परिवारों में धंधा हुआ करता था, कार्य हुआ करता था, आज बड़े बड़े संस्थानों ने ले लिया है, जिसकी वजह से जो है मिलजुल के रहने की जो परिस्थिति थी वो ख़त्म सी हो गई है। यानी संयुक्त परिवार को नष्ट करने में जो है औद्योगिकरण ने अपना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से आज संयुक्त परिवार खत्म हो गया है। और ये जो पहले संयुक्त परिवार इसलिए भी हुआ करता था कि व्यक्ति साथ में रहते थे, साथ में कार्य करते थे और इसमें
कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, जिसकी वजह से सभी के सभी मिलजुल के कार्य करते थे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें मानसिक तौर से दूर होते चले जा रहे हैं। कहते हैं पश्चिमी समाजों में परिवार का जो है अस्तित्व का मुकाबला करना पड़ रहा है। इन समाजों में विवाह विच्छेदित की गति बढ़ती चली जा रही है और आपसी भेदभाव भी बढ़ गया है। जो दंपति विवाह विच्छेद करते हैं उनके बच्चों में समयात्मक और सामाजिक तनाव आता चला जा रहा है और उनके निर्माण की जो है अवधि में उन्हें सहायता देने वाली कोई भी नहीं होता है। वह माता पिता जो विवाह विच्छेदन के बाद अपने बच्चों को देखभाल करते हैं उन्हें गंभीर तनाव का मुकाबला भी करना पड़ता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पश्चिमी समाजों में परिवार की अस्तित्व का मुकाबला करना पड़ रहा है। आज के समाज, हमारा भारतीय समाज जो है पश्चिमी समाजों की जो है मुकाबला कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी समाज ने आज इनके जो है मनोविज्ञान और मानसिक तौर से बिल्कुल ही लाचार कर दिया है। क्योंकि पश्चिम समाजों में जो है अलग जीवन यापन किया जाता है, वही जो रूल रेगुलेशन लोग जो है भारत में भी और जो है अलग रह के भी यही मुकाबला कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी कर दिया है। कहते हैं विदेशों में कुछ दंपति ऐसे होते हैं जो बिना विवाह किए रहते हैं, यानी विदेशों में ये एक संस्कृति होती है जहाँ पर वो विवाह नहीं भी करते हैं फिर भी साथ में ही रहते हैं। वे विवाह इसलिए नहीं करते हैं कि वे यदि विवाह कर लेंगे तो उन्हें जल्दी या देर से विवाह विच्छेद करना पड़ेगा, यानी तलाक हो जाएगा। इसलिए विदेशों में वो लोग विवाह नहीं करते हैं, लेकिन साथ में वो जरूर रहते हैं और इसलिए भी वो विवाह नहीं करते हैं कि उनको जो है तलाक जैसी जो है गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इस तरह बिना विवाह किए साथ रहने का मतलब हुआ एक साथ रहने और यौन क्रिया करने का संबंध पाया जाता है, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो उनमें यौन क्रियाएं भी होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आज विदेशों में देखने को मिला है। इसका मतलब हुआ कि मित्रों की तरह एक छत के नीचे रहना, यौन संतुष्टि प्राप्त करना, यही विदेश का रूल रेगुलेशन है और यही हमारा भारतीय समाज भी अपनाता चला जा रहा है कि वो एक छत में रहना चाहते हैं, मित्र बन के रहना चाहते हैं और यौन संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विवाही बंधन में नहीं बनना चाहते हैं। और ये सारी बातें विदेशों में हो रहा है और यही बात जो है इंडिया के जो है नौजवानों में भी ये बात घर कर चुकी है। आज आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा कि ये लोग जो होते हैं हॉस्टल होटल में रहते हैं, साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कई फिल्मों में भी आपको देखने को इस तरह की घटना दिख जाएगा। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी फिल्म भी रिलीज़ हुई थी जिसको आप शायद पता भी हो, मुझे अभी नाम याद नहीं है तो मैं बताता आपको ज़रूर। उसमें जो है डॉक्टर के रूप में लड़का होता है और वो जो है लड़की के साथ प्रेम प्रसंग करने लग जाता है और एक साथ रहने लग जाता है। और ये सब विदेश में है तो विदेश में रहे तो ही अच्छा है। भारत जो है संस्कृति का देश है, यहाँ पर इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। कुछ विवाहित पति पत्नी व्यवसाय में लगे रहते हैं और संदृढ़ आर्थिक स्थिति को होने पर भी बच्चों का प्रजनन नहीं करते हैं। वे बच्चे को अपने घर पर भार स्वरूप मानते हैं। इस तरह के परिवार को दोहरी आय और बच्चे नहीं के नाम से जाना जाता है। यानी इसके वजह से भी देखिए आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं कि माता पिता दोनों जॉब पे लगे रहते हैं और यहाँ बच्चा का जो मन होता है अशांत रहता है और कहते हैं अकेला में व्यक्ति जो है बहुत कुछ सोच लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। तो कहते हैं इनको हर तरह की सुविधाएं मिल जाती है जिसकी वजह से इनको फूट अलग होने का जो है रास्ता मिल जाता है। कहते हैं माता पिता अपने काम पे लगे रहते हैं, अपने जॉब अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं। बच्चे यहाँ पर अलग गलत रास्तों पे गलत तरीके गलत संगति के रूप में अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहे होते हैं। कहते हैं इजराइल में एक विशेष परिवार व्यवस्था मानी जाती है जिसमें जो है क्वेटम्स कहते हैं। क्वेटस परिवार और व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो बच्चों का पालन पोषण करता है। इसमें माता पिता से पृथक रहकर बच्चे शिशु गृह में रहते हैं और प्रत्येक क्वेटस एक पृथक घर होता है जिसमें 50 से 2000 बच्चे रहते हैं और यहाँ बच्चों को उत्तरदायित्व संपूर्ण समुदाय का होता है, जबकि माता पिता अलग मकानों में रहते हैं और बच्चे सप्ताह में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। देखिए ये भी जो है पद्धति बहुत गलत है, क्योंकि इसी सब को देख के जो है आज के हमारा समाज बदलता ही जा रहा है। क्योंकि इजराइल में देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर जो है पालन पोषण एक जो है कहते हैं एक गृह यानी शिशु गृह में रह के होता है। तो इसके कारण भी जो है माता पिता से उनका संबंध बच्चों का नहीं बन पाता है, जिसके वजह से बहुत ही बड़ी विडंबना का जो है सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं यह सब होते हुए भी सृजनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन के बाद परिवार की भूमिका बच्चों को सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। परिवार अपने सदस्यों को जो है संवादात्मक सहयोग देते हैं। कहते हैं बच्चे के प्रजनन और भरण पोषण में केवल परिवार ही संतोषजनक संस्था है। विवाह और परिवार जीवन की सफलता से जो मनोवैज्ञानिक संतोष और सामाजिक आधार मिलता है
उनका जो है धनात्मक दृष्टि से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी साधारण शब्दों में देखा जाए तो विवाह एक पारिवारिक जीवन की सफलता को मनोवैज्ञानिक संतोष और सामाजिक आदर से देता है, और इन्हीं आदर के मुकाबले से जो है इनका जो है मनोबल काफ़ी बढ़ता है, यानी दूसरे से कभी मुकाबला भी नहीं होती है। इस कारण परिवार एक ऐसी संस्था है जो सार्वजनिक रूप से जो है अपरिहित संस्था है। देखिए बहुत बातें जो है यहाँ पर हमें समझिए, कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है विदेशों को देख के हम लोग सीखते चले जा रहे हैं, यानी पश्चिमी सभ्यता ने हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया है, और कहते समय रहते अगर इन बातों पर ना देखा जाए तो शायद ये समाज हमारा नष्ट भी हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो परिवार था वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें हमने हर एक पहलू, हर एक बात पर चर्चा किया है जो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट था। परिवार को संयुक्त बनाने का कारणों, इनके फैक्टर, घटक, सब चीज़ पे हमने विचार किया, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, और आया है तो आपको एक बात भी करना है, वो ये करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे बच्चे तक भी पहुँचाना है, क्योंकि ये बीए वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी पढ़ के वो चले जाते हैं तो उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा और बहुत सुचारू रूप से हो सकता है, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसलिए हर एक क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सोशियोलॉजी के बच्चे कोई भी क्लास में हो, उनके लिए परिवार जो होगा एक सिलेबस के रूप में ज़रूर है, और ये सिलेबस रहेगा उनके, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और आपको इतना ही करना है कि जितना हो सके उन सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना है जिनको ये ज़रूरी है और जिनको ये चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको उनको नहीं प्रोत्साहित करना है, ना ही उनको किसी तरह के आग्रह करना है। आपने सिर्फ इतना करना है, अपना कर्म करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस कर्म को कैसे कीजिएगा, और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, लिंक को जो क्या करना है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।